सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने जो पहले समझा था उसके नोट बना के रख लिए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कुछ रह जाता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहाँ आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी कि कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी चार्ल्स से हो जाती है। फिर इन लोगों को डाउरी पे, मतलब जो बॉम्बे था वो डाउरी पे मिल जाता है। फिर चार्ल्स क्या करता है, 3 पाउंड पर ईयर पे उसको रेंट पे लगा के कंपनी को सौंप देता है। 17th सेंचुरी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रॉफिट तो अपना कमा ही रही थी, लेकिन उसके बाद भी उनको चैन नहीं पड़ता और वो लोग क्या करते हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी दखल अंदाजी करने लग जाते हैं। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मुगल एम्पायर औरंगजेब ने 1686 AD में कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया। जब इन कंपनी का बहुत ज़्यादा होने लग जाता ना, तब ये 1686 में इन्होंने कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। जब इन्होंने एक्शन लेना शुरू करा तो 1690 AD में क्या हुआ, कंपनी का एक ऑफिसर था जॉब चरनॉक, उसने बहुत सारे एफर्ट्स डाले कि अगर उसे लगा कि अगर ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो शायद इनकी जो कंपनी है वो इंडिया में चले भी ना। तो उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए और मुगल एम्पायर और जो कंपनी के मालिक थे उनके बीच में समझौता करवा दिया। कब करवाया समझौता? 1619 में। मतलब आप सोच रहे हो 4 साल का गैप था और 4 साल तक ये चीज़ें चलती रही। उसके बाद समझौता इनके बीच में हो गया था। 1707 में ना औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुगल एम्पायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट इवेंट 1717 AD में इनका एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। ठीक है, उस समय जब जॉन सिरमन की लीडरशिप में एडवर्ड स्टेफेंसन, विलियम हैमलेट, मतलब जब इस कंपनी का एक इवेंट हो रहा था, ठीक है, तब जॉन सिरमन नामक की व्यक्ति की लीडरशिप में स्टेफेंसन, विलियम हैमलेट जो एक सर्जन थे और ख्वाजा सेहूर्द जो एक ट्रांसलेटर थे। ठीक है, 3 लोग इनकी लीडरशिप में शामिल हुए थे। ठीक है, कौन कौन थे? स्टेफेंसन, विलियम हैमलेट और ख्वाजा सेहूर्द। विलियम हैमलेट जो थे वो एक सर्जन थे। मुगल कोर्ट में आते हैं और फर्रुख सियसर से मिले। सर्जन विलियम ने फर्रुख सियसर की सर्जरी करके एक उनकी कोई पेनफुल बीमारी थी उसको ठीक कर दिया। ठीक है, किसने ठीक कर दिया? जो विलियम हैमिल्टन थे, उन्होंने फर्रुख सियसर की सर्जरी करके उनको कोई बीमारी थी वो ठीक कर दी। अब इसी से खुश होकर फर्रुख सियसर ने क्या करा, कंपनी को एक चार्ट प्रदान कर दिया। इस चार्ट से बंगाल में 3000 रुपये पर एनम के बदले कंपनी को कस्टम ड्यूटी से फ्री होकर ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। अब फर्रुख सियसर, ठीक है, देखिए ये फर्रुख सियसर, इन्हें एक बीमारी थी, वो किसने ठीक कर दी थी? विलियम हैमिल्टन ने। ठीक है, विलियम ने जो एक सर्जन थे, ये ठीक कर दी इन्होंने। ठीक है, अब उसकी बीमारी तो ठीक हो गई। उसके बाद इसने क्या करा, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इसने क्या करा, कंपनी को एक चार्ट प्रदान कर दिया। उस चार्ट से अब लोगों को क्या बेनिफिट मिला? वो बेनिफिट ये था कि ये बंगाल में इस चार्टर से बंगाल में 3000 रुपये पर एनम के बदले कंपनी को कस्टम ड्यूटी से फ्री होकर ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। इस चार्टर को फर्रुख सियसर की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाता है, जिससे आगे चलकर ब्रिटिशर ने बंगाल में विवाद खड़ा कर दिया। ठीक है, बंगाल के नवाब ने इस विवाद को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसका नतीजा प्लासी का युद्ध हुआ। चार्टर प्रदान करा, इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा इतना उठाया कि बंगाल में विवाद खड़ा हो गया। अब जो उस टाइम पे जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इस युद्ध को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है,
और उसका बेनिफिट प्लासी का युद्ध। बेनिफिट तो क्या ही बोले, परिणाम था जो प्लासी का युद्ध निकला। प्लासी का युद्ध हुआ, ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच इंडिया में आए। लुईस द 14 के फाइनेंस मिनिस्टर कॉलब्रेट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। 1667 एडी में फ्रांसिस कैरियो की लीडरशिप में एक टीम इंडिया आई और इसने 1668 एडी में सूरत में अपनी पहली ट्रेड फैक्ट्री बनाई। ठीक है, कब बनाई ट्रेड फैक्ट्री? सूरत में 1668 में। ठीक है, 1672 एडी में एडमिरल ड्रेला ने गोलकंडा के सुल्तान को हराकर संथॉम को हथिया लिया। संथॉम, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, 1672 में एडमिरल डेला ने गोलकंडा के सुल्तान को हराकर संथॉम को हथिया लिया। संथॉम एक जगह है जो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, फिर 1673 एडी में फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन वलीकोंदापुर के सूबेदार शेर शाह लोधी से पडुचेरी नामक एक गांव ले लिया। 1673 एडी में फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस, उसने सूबेदार शेर शाह लोधी से पंडुचेरी नामक एक गांव ले लिया। अभी हम इसको पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्होंने ये गांव ले लिया। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जो चला 1746 से 48 तक, मतलब 2 साल। ठीक है, ये वॉर थी जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच चल रही थी। ये वॉर लगभग 2 साल तक चली थी। 1746 से 48 तक ये वॉर चली थी। वॉर हुई किसके बीच में थी? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, कर्नाटिक वॉर थी। हालांकि इस युद्ध में कोई जीता नहीं, मतलब लगभग टाई हो जाता है ना, बराबर सा वैसा, लेकिन इसने भविष्य में यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्षों को बढ़ावा दिया और भारत में उनकी शक्ति और प्रभाव को मजबूत किया। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, जो 1749 से 54 के बीच में चली थी, जो 1749 से 54 के बीच में चली थी, ऑलमोस्ट 5 years। ओके, कर्नाटक के नवाबी के पोस्ट को लेकर हुआ। चंदा साहिब के नवाबी के लिए जोसेफ डुल्पेक्स की हेल्प ली। मतलब ये जो वॉर था, ये वॉर हुआ क्यों था? ये वॉर हुआ था नवाबी के पोस्ट को लेकर। चंदा साहिब ने नवाबी के लिए जोसेफ डुप्लेक्स की हेल्प ली। जीतना तो हर किसी को होता है, उन्हें भी जीतना था, उन्होंने डुप्लेक्स की हेल्प ले ली। दूसरी ओर डुप्ले ने डेक्कन, एक भौगोलिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है। डुप्ले ने क्या करा? डेक्कन मतलब एक एरिया है। ठीक है, ये विशेष रूप से एक पठारी क्षेत्र के रूप में माना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करता है। उसने क्या करा? सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग को ओपन सपोर्ट दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अनवरुद्दीन और नशीर जंग को सपोर्ट किया। इस वॉर में जो जीता वो फ्रेंच थे, लेकिन इंग्लैंड से मद्रास आए क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सोल्जर्स के साथ, ठीक है, वॉर तो खत्म हो गई, जीत गई, लेकिन इंग्लैंड से जो मद्रास आए थे, कौन आए थे? क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये इंग्लैंड से मद्रास आए थे। इन्होंने क्या करा? 500 सोल्जर के साथ धरवार जो भारतीय राज्य कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में स्थित है। धरवार एक जगह का नाम है, इट्स एरिया। ओके, धरवार कब्जा कर लिया और फ्रेंच को सरेंडर करना पड़ा। फ्रांस में सीनियर ऑफिसर्स ने डुप्ले की इस पॉलिसी को क्रिटिकली एप्रेस किया और डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। इसे फ्रेंच गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाता है, क्योंकि डुप्ले के बाद इंडिया को लीड करने के लिए फ्रेंच का कोई भी ढंग का लीडर नहीं बचा।
थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो 1756 से 63 तक चली थी। इस वॉर का कारण था रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन। ये चाहते थे कि जो बंगाल में चंद्रगढ़ है उस पर अपना अधिकार कर ले। इस बार फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच वेंडविश की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में फ्रेंच हार गए। 16 जनवरी 1761 एडी में पौंडीचेरी को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, इस वॉर में तो फ्रेंच हार ही गए थे, फ्रेंच वालों का तो कोई मतलब नहीं बनता। वापस से ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने 16 जनवरी 1761 में पौंडीचेरी 1761 में पर अपना कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने सब पे कब्जा कर लिया था। इस प्रकार इंडिया में सभी यूरोपियन कंपनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे पावरफुल और पॉपुलर हो गई। लड़ाइयाँ तो हुई, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इस लड़ाई से क्या बेनिफिट हुआ कि जो यूरोपियन की कंपनी थी ना, यूरोपियन कंपनी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पॉपुलर और पावरफुल हो गई। और प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत के लोगों का शोषण हुआ। प्लासी का वॉर हुआ, उसके बाद भारत के लोगों के साथ गलत व्यवहार होने लग गए और इंडियन के लोगों के धर्म के साथ ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट इंटरफियर करने लग गई। लॉर्ड डलहौजी था ना, हाँ, लॉर्ड डलहौजी 1858 टू 1856 एडी तक इंडिया का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक इंडिया का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसके टाइम में इंडिया की लिबर्टी, कल्चर, रिलीजन, उस सब पर ये धीरे धीरे अपना हक जमाने लगा और प्रहार करने लगा। इन्हीं सब कारणों से झांसी, अवध ऐसे जो स्टेट के लोगों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा भरने लगा था कि ठीक है, आया, कंपनी बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो रूल्स हैं, हमारा जो कल्चर है या जो हमारा रिलीजन है उसको नहीं ख़राब करना चाहिए था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेबर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसने एक नीति बनाई, ठीक है। नीति का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, ठीक है। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य के राजा का कोई बच्चा है तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में, मान लीजिए, ठीक है, एक राजा है, ठीक है, होता क्या है, उस टाइम पे चीज़ें क्या चलती थी कि राजा है और ये मर गया अगर, तो जो उसका बेटा है वो उसकी राजगद्दी को संभालेगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या नीति अपनाई कि अगर किसी राज्य के राजा का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से ना किसी को भी राजा नहीं बना सकता। फिर वो क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य को अपने आप ही मिल जाएगा। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। सतारा, जयपुर, संबलपुर, बगध, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। 1857 की क्रांति में, जब 1850, देखिए ये वाली क्रांति बहुत महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण सब था, ठीक है। 1857 में काऊ और पिग की खालों से कार्ट्रिज बनने लगे थे। कार्ट्रिज होती है वो बंदूक का कुछ एक हिस्सा होता है जिसको आपको अपने मुंह से खोलना पड़ता है, आपको बंदूक चलानी होती है, तो ठीक है। अब इन्होंने तो शुरू कर दिया कि हम काऊ और पिग को काट के, मार के, और उनकी जो खाल है उससे हम कार्ट्रिज बनाना शुरू करेंगे। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों का धर्म जो था वो भ्रष्ट होता था। इन कार्ट्रिज के अगेंस्ट सबसे पहली घटना जो थी वो 29 मार्च 1857 को हुई थी। फर्स्ट वॉर थी जो इन कार्ट्रिज के उस पर हुई थी। तो वो वॉर कब हुई थी? 29 मार्च 1857।
1857 को बैरकपुर कैंट में घटी, जब मंगल पांडे ने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। मंगल पांडे जी ने कहा कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मतलब यूज नहीं कर सकता, ठीक है। उसको लेके कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर मंगल पांडे ने क्या करा, अपने सीनियर्स जो थे उनको गोली मार दी। इन्हीं सब कारणों से शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह। मेरठ कैंट के सोल्जर्स ने भी चर्बी लगी कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। विद्रोही सिपाही 11 मई को सुबह दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह सेकंड को अपने बादशाह अनाउंस कर दिया। अब ये विद्रोह नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में फैलना शुरू हो चुका था। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और यहाँ पर पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक मतलब जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, उनके पुत्र थे नाना साहिब ने विद्रोह को लीड किया, जिसमें उनकी हेल्प करी थी तात्या टोपे ने। मतलब लीड करना शुरू कर दिया था इस विद्रोह को, ठीक है। विद्रोह को लीड किसने करा था, पेशवा बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे नाना साहिब ने, ठीक है। नाना साहिब ने विद्रोह को लीड करना शुरू किया था, जिसमें उनकी हेल्प करी थी तात्या टोपे ने। लखनऊ में 4 जून 1857 एडी को बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजस कादर को नवाब घोषित कर दिया। मतलब ये वॉर चली रही थी, लेकिन उसी बीच में 1857 में बेगम हजरत महल ने, उनका पुत्र था बिरजस कादर, ठीक है, उनका पुत्र था, उसको नवाब घोषित कर दिया। झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की लीडरशिप में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चार जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की लीडरशिप में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से युद्ध लड़ा और जनरल ह्यू रोज के साथ हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जनरल ह्यू रोज के साथ ये युद्ध हुआ था, जिसमें वो शहीद हो गई थी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इस रेवोल्यूशन को तेजी से फैलना अचानक नहीं था। कुछ हिस्टोरियंस कई वर्षों की मतलब योजना मानते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस के अनुसार अजय मुल्ला ने बीठो, जो कि कानपुर में एक जगह है, उसने नाना साहिब के साथ मिलकर रिवोल्ट की योजना बनाई थी और 31 मई 1857 को क्रांति का दिन फिक्स किया गया। हालांकि क्रांति उससे पहले शुरू हो गई थी। क्रांति का दिन कब फिक्स हुआ था? 31 मई 1857। मई 1857 को क्रांति का दिन फिक्स किया गया। हालांकि क्रांति उससे पहले शुरू हो चुकी थी। क्रांति के सिंबल के रूप में लोटस फ्लावर और रोटी को सिलेक्ट किया गया था। ये क्रांति नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर फैली थी, लेकिन लीडर्स और उनकी प्लानिंग ना होने की वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको दबा दिया। इसे रिवॉल्ट की लीडरशिप के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि उनमें यानी कि विद्रोही में एक भी एबिलिटी होती तो हम हमेशा के लिए हार जाते। बहादुर शाह जो 82 वर्ष के बुजुर्ग थे, उन्होंने 20 सितंबर बहादुर शाह इनकी एज क्या थी? 82 इयर्स, ठीक है। इन्होंने 20 सितंबर 1857 को एसआर हडसन के सामने सरेंडर किया। एसआर हडसन ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी और उन्हें बिना कपड़े के लाल दरवाजे पर सड़ने के लिए लटका दिया। लखनऊ की बेगम हजरत भी अंग्रेजों से हार गई थी और नेपाल चली गई थी। कुंवर सिंह भी बहादुरी से अंग्रेजों से लड़े, लेकिन युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने एक एक कर रिवॉल्ट को दबा दिया
और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली और इंडिया में अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया और इंडिया का शासन डायरेक्ट क्राउन के अंडर कर दिया। अब इंडिया पूर्ण रूप से ब्रिटेन के कंट्रोल में था और उन्होंने अपना कल्चरल इंडियंस पर थोपना शुरू कर दिया। इंडिया में इस समय साइंस और टेक्नोलॉजी और नॉलेज, इन सब का जो लेवल था वो बहुत नीचे था। ऐसे समय में कुछ बंगाली जिन्हें इंग्लिश की नॉलेज थी और वो इंडिया में फैली बुराई को दूर करने की कोशिश में लग गए। ऐसे सबसे ऊपर जिनका नाम आता है वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल थी। इन्होंने वेद के बेस पर मूर्ति पूजन को गलत प्रूफ किया और इन्होंने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इंडियंस को अधिकाधिक फ्रीडम देने की वकालत की और इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देने की सरकार से मांग करी। वेस्टर्न इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मतलब सामाजिक, पहले मैं आपको बता दूं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान हुए एक ऐसे आंदोलन थे जिनका उद्देश्य भारतीय समाज में इसमें जो भेदभाव होते थे, जो अंधविश्वास होता था, उसको समाप्त करना था। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना, खासकर धर्म, शिक्षा, जातिवाद, महिला अधिकार और सामाजिक असमानताओं के क्षेत्र में था। इसके लिए महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में एक प्रार्थना समाज की स्थापना करी और रनाडे ने वुमेन डिपेंडेंसी और चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए विडो मैरिज के साथ साथ वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे काम शुरू करे थे। उन्होंने डी कर्वे के सपोर्ट से 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो उसको आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अभी हमारा पॉइंट खत्म नहीं हुआ है तो इसके लिए आप थर्ड पार्ट जाके देख सकते हैं।